प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज से 2 दिन के पोलैंड दौरे पर रहेंगे। आज वार्सा के निकलने से पहले प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है कि पोलैंड दौरे का ये वक्त खास है क्योंकि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 70 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पोलैंड के प्रेसिडेंट आंद्रे डूडा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात करेंगे। साथ ही वहाँ के भारतीय समुदाय के साथ एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। 1979 में मोरारजी देसाई के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड जा रहा है। इस दौरे में आपसी रिश्तों के अलावा राजनीतिक और रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होगी। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहने के बाद प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव भी जाएंगे और पोलैंड में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। शानदार गरबा करके प्रधानमंत्री का वहां लोगों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर लोग बेहद खुश दिखाई दिए। एक्चुअली हम बहुत ही ग्रेटफुल है पीएम मोदी सर के लिए और हम वेरी प्राउड फील कर रहे हैं जो हमने वेट किया था इतने साल से और फाइनली आज हमने उनके सामने डांस परफॉर्मेंस किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा इंटरेक्शन था सर। वो वेरी एक्सप्रेसिव, ही हैज़ अ वेरी एक्सप्रेसिव फेस। ही वाज एक्चुअली क्लैपिंग फॉर अस। वो हमारे लिए ताली बजा रहे थे। उन्होंने आके हमसे बात की और बड़ी बात यह है कि उन्होंने आके हमसे गुजराती में बात करी जो हमें बहुत पसंद आया। Oh yes, he looked at us, he smiled, and she's a daughter, and he was so happy with this the card, welcome card, and he blessed her. We were really happy and super excited to see him. Like those few minutes was like a dream. It was a divine feeling. I can't say anything more than that. It was a pleasure to meet him. हमने जिनको सिर्फ एक कैमरा के थ्रू देखा था उनको अपनी आंखों से देखा और उनका आशीर्वाद भी लिया, तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। He's a very influential person, not just for Indians but all over the world, and it was an honor to meet him and see him from such close distance. प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से यूक्रेन ट्रेन से जाएंगे। आपको दिखाते हैं वो ट्रेन। इस ट्रेन को अच्छी तरह से सजाया गया है। सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इधर देश में आज का दिन बंद धरना प्रदर्शन के नाम रहा। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर बंगाल में एक्शन तेज हो गया। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई हुई। इसमें आरजी कार कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जांच के लिए एसआईटी कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही संदीप घोष की मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं। कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को करप्शन केस में समन जारी किया है। आज उन्हें पुलिस के सामने पेश होना होगा और करप्शन केस में अपना बयान दर्ज कराना होगा। संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ लगातार छठे दिन भी जारी है। पिछले 5 दिन में घोष से 64 घंटे की पूछताछ हुई है और सवालों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इधर आरजी कार हॉस्पिटल में सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। रेप और मर्डर के केस में आरोपी संजय रॉय का भी आज पॉलीग्राफिक टेस्ट हो सकता है। और कोलकाता रेप और मर्डर केस में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मेडिकल छात्रों का काफिला शास्त्री भवन पहुंच गया है। शास्त्री भवन के सामने छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन उन्होंने किया। और सीधे कलकत्ता से देखिए हमारे सहयोगी रूबिका लियाकत की रिपोर्ट। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। यही स्वास्थ्य मंत्रालय है थोड़ा सा दूरी पर, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। पुलिस यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बार बार वहाँ स्पीकर से माइक से ये अनाउंस किया जा रहा है कि देखिए हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अपने गुस्से को काबू में रखिएगा। शांतिपूर्ण माहौल में हमको यहाँ पर अपनी मांगे सौंपनी है और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जमावड़ा रुक जाता है। यही वो लकीर है, लक्ष्मण रेखा है जिससे आगे अब मेडिकल के ये छात्र और ये जूनियर डॉक्टर्स, इनफैक्ट इसमें सीनियर डॉक्टर्स या रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी जमावड़ा है,
आगे नहीं बढ़ेंगे। और धीरे धीरे करके अब कुछ जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, देखिए मैं बता देती हूँ आपको, ये पुलिस का जमावड़ा है। यहाँ से आगे अब पुलिस वाले जो हैं, कोलकाता पुलिस के जो लोग हैं, वो उनको जाने नहीं देंगे। ये वो भवन है जहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं आकर अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। बार बार ये ऐलान किया जा रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स आगे निकल चुके हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए पूरा का पूरा अमला पुलिस कर्मियों का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से जो काफिला इन स्टूडेंट्स का निकला था, इन मेडिकल के छात्रों का निकला था, जूनियर डॉक्टर्स का निकला था, अब वो पहुंच चुका है शास्त्री भवन। ये वो सरकारी बिल्डिंग है जहां पर इन सभी छात्रों का, इन सभी डॉक्टर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो है अंदर जाकर अपनी मांगों का या अपना ज्ञापन जो है वो सौंपने वाला है। और तब तक इनसे अनुरोध किया गया है कि देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को, न्याय के रास्ते पर चलने को यहाँ पर पहुंचे हैं, इसीलिए किसी तरह की कोई ऐसी अव्यवस्था ना फैलाई जाए। और देखिए तमाम स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। चेहरे पर आपको पसीनों की बूंदें जरूर दिख रही होंगी, लथपथ बदन आपको जरूर दिख रहा होगा, लेकिन जोश और हौसला आप सुन सकते हैं। वी वांट जस्टिस, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सिक्योरिटी, नो ड्यूटी। और दीदी से कह रहे हैं कि हमें विचार चाहिए, यानी हम जस्टिस चाहते हैं। कैमरा पर्सन रंजन के साथ रोबिका लियाकत, कोलकाता। और डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ओपीडी के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, पर्ची बनवाने के लिए भी डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। देखिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से रिपोर्ट। और डॉक्टर्स के प्रदर्शन के बाद अब चलते हैं महाराष्ट्र में ठाणे के बदलापुर में 2 छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के मामले पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है। आज ठाणे के बदलापुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इसमें पहले शिवसेना उद्धव गुट के विरोध प्रदर्शन किया। उद्धव गुट के नेताओं ने सरकार को घेरा और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा। वहीं पुणे में एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। शरद गुट ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। शिक्षण खात्याने केलेली म्हणजे दुर्लक्ष किंवा पोलीस यंत्रणेने केलेलं दुर्लक्ष, या सगळ्या गोष्टीची पारदर्शकपणे इन्क्वायरी झाली पाहिजे। पण पोलिसांच्या बदल्या करून प्रश्न सुटणार नाही, ही नैतिक जबाबदारी गृहमंत्र्यांनी घेतली पाहिजे। आणि मला असं वाटतं की नैतिकतेच्या आधारावर या राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी या सगळ्या गोष्टीची जबाबदारी घ्यावी। लोग इसलिए सड़क पर उतरे हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन पर उनका अपराध दाखिल नहीं कर रहे थे, लोग एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे थे, दबाव में थे पुलिस। किसका दबाव था पुलिस के ऊपर? जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की, तो अपना बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया? इधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आंदोलन और प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन आंदोलन ऑन द स्पॉट हुआ तो लोग बैनर और पोस्टर लेकर कैसे पहुंचे। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी पोस्टर कैसे छपे। उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी से साफ हुआ है कि आंदोलन के लिए गाड़ियों में भरकर भीड़ पहुंची। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। आणि इतर ठिकाणून गाड्या भरून त्या ठिकाणी आंदोलनकर्ते आले होते आणि मंत्री महोदयांनी समजून त्यांच्या सगळ्या मागण्या, या मागण्या होत्या त्या सगळ्या पूर्ण केल्या, तरी हटायचं काम नाव घेत नव्हते। याचा अर्थ त्यांना हे बदनाम करायचं होतं सरकारला। आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर 8-9 तास रेल्वे रोकणं म्हणजे खरं म्हणजे देशाचं नुकसान आहे, रेल्वेच्या संपत्तीचं नुकसान आहे। आणि म्हणूनच हे अशा प्रकारचं एका छोट्या बच्चूचं राजकारण करायला खूप जागा आहे, त्याच्यामध्ये खूप इश्यूज आहेत, तिथे राजकारण केलं पाहिजे। या छोट्या बच्चूची दुर्दैवी जी घटना घडली त्याचं राजकारण करणं खरं म्हणजे
ज्यांनी केलंय त्यांना लाज वाटली पाहिजे, शर्म वाटली पाहिजे. आज दलित आदिवासियों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला. बंद का सबसे ज़्यादा असर बिहार में दिखा. पटना समेत कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा. वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट था. दरअसल कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का ऑप्शन दिया था और इस पर विचार करने की बात कही थी. इसी के खिलाफ आज भारत बंद रहा. नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया. कांग्रेस, TMC, SP, BSP, RJD, JMM समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया. SC ST के आरक्षण में सब कैटेगरी के फैसले से क्या देश का सियासी समीकरण बदल सकता है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा. शाम 7:57 पर. देश में ई-कॉमर्स का विस्तार चिंता की बात है और ये किसी भी तरह से गर्व की बात नहीं है. ये कहना है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का. उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अमेजॉन जैसी कंपनियां निवेश करके देश की इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर रही हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स के योगदान को ठीक से जांचना परखना होगा. Are we going to cause huge social disruption with this massive growth of e-commerce? And I don't see it a matter of pride that half our market could possibly become a part of the e-commerce network 10 years from now. It's a matter of concern. But I'm not wishing away e-commerce. It's there to stay. But I don't deny that e-commerce has a role. But we'll have to think very carefully and cautiously what that role is, how that role can be in a more organized fashion. Is predatory pricing policies good for the country? When Amazon says we are going to invest $1 billion in India and we all celebrate, we forget the underlying story that $1 billion is not coming in for any great service or any great investment to support the Indian economy. और अब बात करते हैं, हमारे संवाददाता रोहन हमसे जुड़े हैं. रोहन, ये जो पीयूष गोयल ई-कॉमर्स के बारे में बात कर रही है तो काफ़ी सख्त दिख रहे हैं. जी, आज पीयूष गोयल ने काफी सख्त रवैया अपनाया ई कॉमर्स कंपनियों के प्रति. उन्होंने इस रिपोर्ट को सबसे पहले खारिज किया और कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां जो है वो रिटेलर्स के जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी हिस्सेदारी खा रही हैं. साथ में उन्होंने ये कहा कि जब अमेजॉन जैसी कंपनियां ये कहती हैं कि वो भारत में $1 बिलियन का निवेश कर रही हैं तो वो हम पे कोई खास एहसान नहीं करती है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कंपनियां दरअसल अपने बैलेंस शीट में जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए ऐसा करती हैं. और साथ में उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी $1 बिलियन का नुकसान कर रही है भारत में तो ये सवाल उठना चाहिए कि क्या ये प्रीडेटरी प्राइसिंग की तरफ इशारा नहीं करता है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि करीब भारत में 100 मिलियन से ज्यादा छोटे स्थानीय दुकानदार जो हैं वो उनमें से कई सारे बंद होने की कगार पे आ गए हैं. इस पे सवाल उठाना चाहिए. जो फार्मेसी कंपनियां हैं उन पे उन्होंने कहा कि वो एक ट्रस्ट पे निर्भर रहती हैं, जबकि जो ई फार्मेसी कंपनियां हैं उन पे कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है. इस पर भी उन्होंने कहा और उन्होंने कुछ बहुत ही स्ट्रांग शब्दों का प्रयोग किया. उन्होंने कहा कि सोशल डिस्ट्रप्शन कॉज कर रही हैं ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं और उनके जो पूरे काम करने का तरीका है उस पर सवाल उठाया जाना चाहिए. तो भले ही पीयूष गोयल ई कॉमर्स के योगदान पर सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन इंडिया फाउंडेशन का कहना है कि ई कॉमर्स से भारतीय रिटेल बाजार को कोई नुकसान नहीं हुआ है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आए थे, वो सहमत नहीं दिखे इससे. उन्होंने कहा कि जो ये है ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो एक तरह से जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं रिटेलर्स का वो खा रही हैं. उस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने उनका जो मत है उसको सर आंखों पर, और जैसा कि मैंने उनसे कहा कि हमारी जिम्मेवारी है थिंक टैंक होते हुए कि हम जो उन्होंने मत जाहिर किया है उस पर अब हम और रिसर्च करें, एम्पेरिकल एविडेंस इकट्ठी करें. अब जैसा कि उन्होंने कहा कि 100 प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से 10 ही सिर्फ मुनाफा वाले होते हैं और वो ई कॉमर्स है. तो ये एक और डीपर रिसर्च करने की ज़रूरत है. इस पर तो हम लोग करेंगे. तो क्योंकि तो इसलिए बात सिर्फ ये है कि ये तो एक ऐसा डायलॉग है जो कि बढ़ता रहना चाहिए, मगर जो मैंने अपने कहा कि डायलॉग डेटा के बेसिस पे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है. दरअसल आज ई कॉमर्स कंपनियों की भारत में भूमिका पर पहले इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट आई है. इसमें ई कॉमर्स के
योगदान पर बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन पीयूष गोयल इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन आइए समझते हैं रोहन से कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या है। रोहन, इंडिया फाउंडेशन की ई कॉमर्स को लेकर जो रिपोर्ट है उसमें क्या हाइलाइट्स हैं? जी, ये रिपोर्ट मुख्य रूप से जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनका रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके लिए उन्होंने बनाई गई थी। पहले इंडिया फाउंडेशन की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट और उसमें जो बात कही गई उसके मुताबिक अगर एक ऑनलाइन कंपनी, अगर ई कॉमर्स कंपनी 9 रोजगार पैदा कर रही है तो एक रिटेलर इस वक्त या रिटेल वेंडर इस वक्त सिर्फ 6 रोजगार ही पैदा कर रहा है। करीब 50% ज्यादा रोजगार है ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों में इस वक्त। जो जेंडर इशू है वहां पे भी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो काफी बेहतर कर रही हैं। अगर ऑफलाइन स्पेस में अगर जितनी नौकरियां पैदा हो रही हैं महिलाओं के लिए, ऑनलाइन में उसके दोगुने नौकरियां पैदा हो रही हैं। साथ ही जो इसका जो असर है ई कॉमर्स कंपनियों का, उसका बहुत नेगेटिव असर नहीं हुआ है इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑफलाइन या रिटेल पे। उन्होंने कहा है कि 2020 के बाद से सिर्फ 20% ऐसी दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं जो बंद हुए हैं, और साथ ही अभी भी जो छोटे दुकानदार हैं वो एक्सपेंशन की प्लान कर रहे हैं। लगभग हर चौथा दुकानदार, करीब 25% जो है, या तो वो अपने एग्जिस्टिंग दुकान को रेनोवेट कर रहे हैं या फिर नए स्टोर जो है वो खोलने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्तर पे वो बढ़ा है इस रिपोर्ट के मुताबिक। शुक्रिया रोहन। और अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी बैंक एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में कारोबार देखने को मिला। बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 102 पॉइंट चढ़कर 80,905 पर, निफ्टी 71 पॉइंट चढ़कर 24,770 पर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही। एफएमसीजी, फार्मा, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। वहीं सबसे ज्यादा दबाव रियल्टी, पीएसयू बैंक, आईटी शेयरों में दिखा है। फार्मा की बड़ी कंपनियों में ज्यादा तेजी नहीं है, बल्कि फार्मा की छोटी कंपनियों में ज्यादा तेजी संभव है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान का। वहीं सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में प्रकाश दीवान ने निवेश स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा की। छोटी कंपनी जो मिड कैप कंपनीज हैं वहां पे आप देख रहे हैं एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि जहां लो फ्लोटिंग स्टॉक है वहां प्राइस बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो एक फीलिंग ये आती है कि परफॉर्मेंस ड्रिवन है, जबकि अभी भी पी एक्सपेंशन का ही दौर चल रहा है। मुझे बहुत कम गिनी चुनी कंपनीज हैं जहां पे इस टाइप का मूव दिख रहा है। लेकिन आप ये देखिए कुछ कंपनी जो हमने पहले डिस्कस की लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही थी, वहां पे भी इतने अच्छे अच्छे मूव्स आ चुके हैं। तो हम लोग तो एक्चुअली कैश पे बैठे और चेष्टा यही है कि जहां जहां से निकलने की जगह बनती है वो निकले। जो लार्ज कैप कंपनीज का मैंने जिक्र किया उससे मुझे अभी भी आईटीसी में मुझे नहीं लगता कि कोई इस टाइप का मूव आया है जो जस्टिफाई करे जो सेलियंस है उसको, और वो होटल बिजनेस के डीमर्जर जैसे जैसे नजदीक आएगा उसमें आपको लेगा। तो आईटीसी कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अपसाइड यहाँ से। और एलएनटी देखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए छोटी कंपनी में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपको एलएनटी जैसी कंपनी वहीं मिल गई है जहां पे पिछले 2 क्वार्टर पहले जो रिजल्ट्स में दिखाया था, तो आपको 3600 के लेवल पे अगर एलएनटी दिख रहा है तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई जो बोलते हैं ना प्लेस टू हाइड में इस टाइप की कंपनीज ना हो। तो हम लोग थोड़ा सा झुकाव बड़ी कंपनीज की तरफ रख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। वहीं एमसीएक्स पर दाम 72,000 के पार निकल गया है। क्या है कारण और कहां तक जा सकती हैं कीमतें, बता रही हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। अगर आप ऑल टाइम हाई देखें सोने में तो वो हमने $2520 पर आउंस का यहाँ पर फिलहाल बनाया है। और हर बार जैसा कि होता है कि आप एक ऑल टाइम छूते हैं उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलता है, तो आप एग्जैक्टली वो यहाँ पर देख रहे हैं। अगर इस साल की बात की तो इस साल की शुरुआत हुई थी $2050 पर आउंस से। फरवरी में हमने प्राइसेस 1992 तक जाते हुए देखे थे और वहां से ये एक तरफा तेजी है जो आपको 2520 तक लेकर आई है। तो एवरी रनअप के बाद एक करेक्शन जरूर आई है, लेकिन वो करेक्शन काफी शैलो रही है। बिग हैंड स्मॉल हैंड्स ने कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर मुनाफा वसूली नहीं की है। इसका मतलब ये है कि सोना अभी भी लोग काफी स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं इस राय को लेकर कि आगे जाकर जो जियोपॉलिटिक्स है वो शायद बरकरार रहेगा। डी डॉलराइजेशन का जो थीम है
है वो भी सोने के लिए सपोर्टिव है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, इन्वेस्टर्स और ज्वेलरी बाइंग हमने यहाँ पर पिक होते हुए देखी है। आगे जाकर सितंबर में रेट कटौती की एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी प्राइसेस में फैक्टर इन हो चुकी है। और सिर्फ यूएस नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी सभी यहाँ पर रेट कटौती की बात कर रहे हैं, तो उसका फायदा ऑफ कोर्स सोने को मिलेगा। अब आगे जाने की जहां तक बात है तो वो बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी है, यूबीएस है, मैक्वायरी है, सबका ये मानना है कि आगे जाकर सोना भी और भी हाइज बना सकता है रादर। तो इस साल और अगले साल के अंत तक जिस तरह के व्यूज हैं वो ये बताते हैं कि 2500 से $3000 पर आउंस के लेवल्स आपको ऊपर में अब भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप को रेगुलेशन के दायरे में लाने पर टेलीकॉम कंपनियों और टेक कंपनियों के बीच विवाद छिड़ गया है। ट्राई ने लाइसेंस ऑथराइजेशन पर सिफारिशें देने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। खबर की पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। दूरसंचार विभाग ने नए टेलीकॉम एक्ट को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए उसने ट्राई से लाइसेंस ऑथराइजेशन पर राय मांगी थी और ट्राई ने इसके ऊपर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। अब ठीक उसके बाद से टेक कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों के बीच में विवाद छिड़ गया है। टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि जो ऐप है व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इनको रेगुलेशन के दायरे में लेकर के आना चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों की दलील है कि ये सेम सर्विस देती है तो इनके लिए सेम रूल होना चाहिए। तो इसको लेकर के टेलीकॉम कंपनी ने ट्राई को अपनी राय दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ जो टेक कंपनी है उनके मुताबिक व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप है वो आईटी एक्ट के दायरे के अंदर आते हैं और इनके ऊपर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू नहीं होता और ट्राई को इसके दायरे से बाहर छोड़ देना चाहिए। तो ट्राई ने आज सभी स्टेक होल्डर के साथ एक बैठक बुलाई थी। जो सूत्र बता रहे हैं कि ट्राई इसी महीने के एंड तक अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंप सकता है। अगर ट्राई कहता है कि इन ऐप्स को रेगुलेशन के दायरे में लेकर के आना चाहिए, इनके लिए ऑथराइजेशन होना चाहिए, तो एक बड़ा विवाद टेक कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों के बीच में आगे छिड़ सकता है। आपको कहीं जाना हो तो आप ऑनलाइन एयर फेयर चेक करते हैं और थोड़ी देर बाद दोबारा बुक करने की कोशिश करते हैं तो एयर फेयर बढ़ा हुआ मिलता है। किस तरह से एयरलाइंस कंपनियों का एल्गोरिदम काम करता है और क्या इससे बच पाना संभव है, देखिए रिपोर्ट। फेस्टिव सीजन के हवाई किरायों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ डिमांड हाई है तो दूसरी तरफ एयरलाइंस एल्गोरिदम, डार्क पैटर्न और ड्रिप प्राइसिंग के जरिए फेयर को ऊंचा कर देती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन कंपनियों का एल्गोरिदम डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत का ही इस्तेमाल करता है। कई कंपनीज कुकीज़ भी भेजती हैं। कुकी होता है एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पे आके बैठ जाता है और उससे जब आप सर्च फिर से करते हैं तो सर्च को ये याद रहेगा कि आपने किस जगह का सर्च किया। और कई लोग इसके माध्यम से हवाई किराए बढ़ाते भी हैं, लेकिन इसका आसान तरीका है, आप कुकीज़ को अपने कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं। लोकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 72% लोगों ने माना है कि अगर वो बार बार फेयर चेक करते हैं तो उन्हें किराया बढ़ा हुआ मिलता है, जबकि कई बार मोबाइल से कुकीज़ हटाने या फिर किसी दूसरे मोबाइल या कंप्यूटर से साइट खोलने से किराया पहले जैसा सामान्य दिखता है। जानकार मानते हैं कि अगर एयरलाइंस के सर्वर को लगेगा कि बहुत ज़्यादा लोग उस फ्लाइट को सर्च कर रहे हैं तो किराया बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियों के एल्गोरिदम से बचना आसान नहीं है। इसमें ऐसे इस टाइम पे कोई इतना रेगुलेशन नहीं है और इतनी ट्रांसपेरेंसी दिख नहीं रही है ऑपरेटर्स के थ्रू, खासकर इंडिया में, जो बताए कि नहीं यहाँ पर कुछ भूलचाल नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। वो जब तक होगा वो तो आने वाली बात है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप बस ये कर सकते हैं कि किसी एक पे आंख मुंह के भरोसा ना करिए। अपने टिकट्स को मल्टीपल सोर्सेज में देखिए, मल्टीपल वेबसाइट्स में देखिए और इनकॉग्निटो मोड में भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको भी मन की शांति रहे कि आपका जो डेटा है वो ट्रैक नहीं हो।
कई बार एयरलाइन कंपनियां ये भी दिखाती हैं कि अब 1-2 सीट ही बची है और इसे आप अभी बुक नहीं करेंगे तो ये आगे चलकर और भी महंगी हो सकती हैं। इसके साथ साथ यात्रा करने वालों पर कई बार छिपे हुए चार्ज भी थोप दिए जाते हैं। हवाई यात्रा सस्ते में करने के लिए पहले बुकिंग करना और बुकिंग के दौरान सावधानी बरतने से ही सफर सस्ता हो सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।